In this video, we are going to revise AS 16, which is borrowing cost. So, firstly, what is the meaning of borrowing cost? Borrowing cost means interest and other cost which is incurred by enterprise for the arrangement of borrowed funds. मतलब कोई भी इंटरेस्ट या अदर कोस्ट जो हम बोरोड फंड्स के लिए इनकर करते हैं वो सब बोरोड फंड्स में आ जाती है. पर दो एक्सेप्शंस है कि बोरोड फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं होता. नाउ व्हाट आर इंक्लूडेड इन बोरोइंग कॉस्ट? फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स प्लस अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ डिस्काउंट्स और प्रीमियम्स. डिस्काउंट्स मतलब इशू ऑन डिस्काउंट करते हैं तो उसका अमोर्टाइज्ड पार्ट, और रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम करते हैं तो उसका अमोर्टाइज्ड पार्ट. थर्ड इज अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ एंसिलियरी कॉस्ट. एंसिलियरी मतलब अंडर राइटिंग कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, उसकी अमोर्टाइज्ड पोर्शन. अब पॉइंट है कि जो अमोर्टाइज्ड पोर्शन है वो कैलकुलेट कैसे होता है. सो अगर तो लोन हमारा जो है वो लमसम पे रीपे होगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, मतलब कि कुछ साल बाद वो पूरी अमाउंट एक साथ ही पे होगी, तो अमोर्टाइज्ड पोर्शन कैलकुलेट होगी अदर कोस्ट डिवाइडेड बाय टर्म ऑफ लोन. ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट पर एनम. अगर लोन इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है तो अमोर्टाइज्ड पोर्शन कैलकुलेट होगा अदर कोस्ट इनटू रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ओवर द टर्म. अब अगला पॉइंट है फाइनेंस चार्जेस इनकर्ड फॉर फाइनेंस लीज. ये बेसिकली इंटरेस्ट को ही बोलते हैं. एंड फिफ्थ इज एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टमेंट. ये हम लास्ट में टॉपिंग करेंगे. अब फटाफट 5 पॉइंट्स हमें बता देंगे क्या क्या है बोरोइंग कॉस्ट में. फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट, अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ डिस्काउंट्स और प्रीमियम्स, अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट, finance charges incurred for finance lease, and exchange fluctuations to the extent of interest adjustment. Now, how do we calculate borrowing cost? So borrowing cost is calculated interest on loans, add amortized portion of discount on issue, premium on redemption, ancillary expenses. इन तीनों का amortized portion आएगा, पूरा नहीं आएगा, तो ये हमारी borrowing cost बन गई. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है. बेसिकली क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन ये है कि जो एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, वो क्वालिफाइंग एसेट होता है. सब्सटेंशियल पीरियड जनरली कंसीडर्ड होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स का, लेकिन इससे लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड भी कंसीडर कर सकते हैं अगर जस्टिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कौन कौन से एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज और सेल. लाइक हम क्वालिफाइंग एसेट बेसिकली किसको बोलेंगे. अब जैसे फिक्स्ड एसेट है, अब कोई अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कर रहे हैं, पावर जनरेशन प्लांट्स कर रहे हैं, तो वो क्वालिफाइड एसेट में आ जाएगी. या फिर इंटेंजिबल एसेट की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पेटेंट की, ट्रेडमार्क की या कॉपीराइट की. अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़. अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ अगर तो हमने बनी बनाई ले ली तो हम देखेंगे इन द सेंस कि अगर तो उसको एक्वायर करने में ही बहुत टाइम लग गया, लाइक डॉक्यूमेंटेशन में या अरेंजिंग में, तो वो क्वालिफाइंग आएगा. लेकिन वो जैसे बनी बनाई ले ली और उसका जो टाइम लगा वो भी इमीडिएट था, तब नहीं वो आएगी. लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो हम शेयर से डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्वालिफाइंग एसेट में नहीं आता. अब नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज. अगर तो रूटीन नेचर की इन्वेंट्रीज बना रही है कंपनी तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. लेकिन अगर नॉन रूटीन नेचर की बना रही है लाइक एक्सपेंसिव लिक्वर, एक्सपेंसिव कैन एक्सेट्रा, तो वो क्वालिफाइंग एसेट में आ जाएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कब करते हैं. सो फर्स्ट केस इज कि अगर तो जो बोरोड फंड्स है वो हैव बीन अरेंज्ड फॉर एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. मतलब अगर बोरोइंग कॉस्ट हमने क्वालिफाइंग एसेट के लिए खर्च की होगी तो उसको हम क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे. लेकिन अगर हम क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं यूज़ कर रहे, उसको किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे. ये दोनों पॉइंट्स का यही है. अब लाइक हमने अगर 10 लाख का लोन लिया है और जो उसमें से हम सिर्फ 8 लाख ही क्वालिफाइंग एसेट में लगा रहे हैं और 2 लाख किसी और चीज़ में लगा रहे हैं, तो जो 8 लाख है सिर्फ वही कैपिटलाइज होगा कॉस्ट में, 2 लाख पीएनएल में जाएगा. सो एंट्री क्या होएगी जब हम when we capitalize borrowing cost to the cost of qualifying asset, एंट्री होगी borrowing cost account debited to bank, being हमने पैसा दिया और उसके बाद वो क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बोरोइंग कॉस्ट इसमें कैपिटलाइज होगी. लेकिन अगर पीएनएल में होगी तो बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और उसके बाद आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू बोरोइंग कॉस्ट. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कंडीशंस क्या है AS 16 में कैपिटलाइज करने की बोरोइंग कॉस्ट की.
तो सबसे पहले तो हो जाएगा कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होगी। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट तब स्टार्ट होगी जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होगी। ये तीनों कंडीशंस क्या है? फर्स्टली कि जो एक्सपेंडिचर है क्वालिफाइंग एसेट पे वो बोरोड फंड्स में से होना चाहिए। लाइक इफ एनी बोरोड फंड रिमेन्स अनयूटिलाइज देन बोरोइंग कॉस्ट ऑन अनयूटिलाइज्ड फंड्स कैन बी रिटन ऑफ इन P&L अकाउंट। मतलब वही पहले वाला पॉइंट कि हम बोरोइंग्स जो हमने इन बोरोड फंड लिए हैं उससे एक्सपेंडिचर हमने जितना किया क्वालिफाइड एसेट के लिए वही वो होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल। मतलब कि हमने नोशनल इंटरेस्ट है जो वो कैपिटलाइज करना है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया बोरोड फंड्स से तब हम कॉस्ट एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट। इसको एक एग्जांपल से देख लो कि देखो अगर तो एक्सपेंडिचर जो है वो हुआ कि जैसे इफ़ इट इज़ लेस देन बोरोइंग फंड्स तो कैपिटलाइजेशन जो होगी वो कैलकुलेट होगी एक्सपेंडिचर पे। लेकिन अगर जो एक्सपेंडिचर हमारा है वो बोरोड फंड से ज़्यादा है तब कैपिटलाइजेशन लोन पे होगी। बेसिकली कैपिटलाइजेशन होगी एक्सपेंडिचर जितना हमने खर्चा किया या जितने का लोन है विच एवर इज लोअर। लाइक एग्जांपल कि अगर हमने लोन 10 लाख का लिया है लेकिन हमने खर्चा उस पर 15 लाख का कर दिया तो इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन सिर्फ 10 लाख पे ही होगी लोअर पे। लेकिन अगर हमारा लोन 15 लाख का है और हमने खर्चा सिर्फ 10 लाख का ही किया क्वालिफाइंग एसेट पे तब हम पूरे लोन पे नहीं करेंगे 15 लाख की कैपिटलाइजेशन, तब हम 10 लाख की कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए वेदर फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। ये तो हमारी होगी स्टेज 1। अब स्टेज 1 का हो गया कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब करेंगे। फर्स्ट कंडीशन एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट शुड बी इनकर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड। सेकंड है इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, मतलब कि वो लोअर ऑफ लोन और एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। थर्ड इज कि नेसेसरी एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू रह रही है। अब नेक्स्ट पार्ट है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन मतलब अगर थोड़े टाइम के लिए कैपिटलाइजेशन हमने रोक दी बीच में। ये कब होती है? अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट सस्पेंडेड तब होगी अगर जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ है कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए वो डिसकंटिन्यू कर दी। लाइक बोरोइंग कॉस्ट और जो उस पीरियड की होगी वो P&L में जाएगी, वो कैपिटलाइज नहीं होगी। और सच पीरियड ऑफ डिसकंटिन्यूएशन इज कॉल्ड सस्पेंशन पीरियड। लाइक कोई हमने एसेट को वर्किंग को होल्ड पे डाल दिया कुछ पे, तो उस होल्ड पीरियड की कॉस्ट में जब जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। रीज़न डिसकंटिन्यूएशन का हो सकता है स्ट्राइक हो गई या शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। बट अब इसमें ये एक्सेप्शन है कि अगर जो सस्पेंशन है वो टेम्पररी इन नेचर है, मतलब टेम्पररी नेचर की है, थोड़े आवर्स की है या फिर टेम्पररी की है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कंटिन्यू रह सकती है। लाइक जैसे अगर सस्पेंशन रेनफॉल या वाटर लेवल की वजह से आ गई तब भी वो टेम्पररी रीजंस है। अब इन एक्सेप्शंस के कुछ और पॉइंट्स भी है कि जो कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट की है वो नॉट नॉर्मली सस्पेंडेड ड्यूरिंग पीरियड व्हेन सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। मतलब जब टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहे हैं तब वो सस्पेंडेड नहीं होगी कैपिटलाइजेशन। और जब टेम्पररी डिले हो गया, टेम्पररी डिले जो है वो नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड नीडेड फॉर इन्वेंट्रीज टू मैच्योर और द एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच हाई वाटर लेवल्स डिले कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज if such high water levels are common during construction period in the geographic region involved। अब नेक्स्ट पार्ट है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए रोकना, सेसेशन मतलब होता है बंद ही कर देंगे कैपिटलाइजेशन। बंद कब होगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विल बी सीज्ड फ्रॉम द डेट एट विच सच क्वालिफाइंग एसेट गेट्स रेडी फॉर यूज़ और सेल। जब वो यूज़ के लिए या सेल के लिए रेडी हो गया तब कैपिटलाइजेशन रोक देंगे और उसके बाद जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो P&L अकाउंट में जाएगी व्हेन ऑल द एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर जो सेसेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट हुआ वो पार्ट या फेसेस में हुआ तब उसमें 2 केस बन सकते हैं। लाइक अगर कोई समझो कि जिस चीज़ के लिए लोन लिया वो बहुत सारे फ्लैट्स बनाने के लिए लिया है।
अब अगर एक फ्लैट बन गया और बाकी सारे रह गए तो उसको बोलते हैं कि पार्ट्स में। अब केस 1 है कि जो कंप्लीटेड पार्ट है वो डिपेंडेंट है अदर पार्ट्स, अदर फेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स यूज्ड। मतलब जो कंप्लीटेड पार्ट है वो तब तक यूज़ नहीं हो सकता जब तक बाकी पार्ट भी तैयार ना हो। अब इसमें हम यही एज्यूम करेंगे जो कंप्लीटेड पार्ट है कि वो भी रेडी फॉर यूज़ नहीं हुआ और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी कॉस्ट में। लेकिन हमने ये वाली एजम्पशन लेनी है पेपर में, अगर कुछ भी नहीं दिया, कि जो कंप्लीटेड फेस है वो रेडी फॉर यूज़ है और वो डिपेंडेंट नहीं है बाकी फेसेस पे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कैपिटलाइजेशन होगी उस पोर्शन की वो सीज्ड हो जाएगी। सीज्ड मतलब रुक जाएगी, और जो इंटरेस्ट होगा उस टाइम से वो P&L में आएगा। तो अब से सेशन में हमने 2 केसेस देख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स, स्पेसिफिक बोरोइंग्स एंड जनरल बोरोइंग्स। स्पेसिफिक बोरोइंग्स मतलब कि बोरोड फंड्स और क्वालिफाइंग एसेट्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। इट विल बी कंसीडर्ड एज अ केस ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग। इस केस में सिंपली जैसे जो ट्रीटमेंट होता है कि जो बोरोइंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड्स हैं वो कैपिटलाइज होते रहेंगे कॉस्ट ऑफ रिलेटेड एसेट पे। लेकिन सेकंड पार्ट डिफरेंट है, जनरल बोरोइंग्स मतलब कि बोरोड फंड्स और क्वालिफाइंग एसेट में डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। अब इस केस में जो बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। दिस इज इम्पोर्टेंट, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ये कैसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव बोरोड फंड और इफेक्टिव एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर, इन दोनों में से इंटू 100। अब इसकी वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट की एग्जांपल्स हैं, लाइक जैसे अब फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें बोरोड फंड्स है 10% डिबेंचर ऑफ 50 लाख और 15% बोरिंग लोन ऑफ 70 लाख। अब हमारी इफेक्टिव बोरोड फंड कितनी आ गई, 50 लाख प्लस 70 लाख 120 लाख। अब एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट जो है इट इज़ आउट ऑफ जनरल फंड्स और उसकी क्या है बिल, इसकी ये आगी 48 लाख, 42 लाख, 18 लाख। अब हमारा इफेक्टिव एक्सपेंडिचर इनको प्लस करके आ गया 108 लाख। अब इन दोनों में से हायर क्या है, हमारा फॉर्मूला है ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, हम इस टाइम डिनोमिनेटर की निकाल रहे हैं। डिनोमिनेटर निकलता है इफेक्टिव बोरोड फंड, जितना हमने बोरो किया पूरी अमाउंट उसकी, या फिर जितना हमने खर्चा किया पूरी अमाउंट उसकी, उसमें से जो ज़्यादा है। अब इन दोनों में से ज़्यादा है 120 लाख, तो ये डिनोमिनेटर में 120 लाख आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड वो तो जैसे सिंपली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 50 लाख का 10% प्लस 7 लाख का 70 लाख का 15% इनटू दैट ये आ जाएगा। अब हमने जब वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लिया, उसके बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कैपिटलाइजेशन की। बिल्डिंग में खर्चा कितना हुआ है 48 लाख का, तो उस पर ये रेट लग जाएगा। उस पर प्लांट एंड मशीनरी 42 लाख का खर्चा, उस पर ये रेट लग जाएगा। उसके बाद शेड पे 18 लाख का खर्चा, उस पर ये रेट लग जाएगा। तो टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट हम कितना दे रहे थे, टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट हम डेट और बोरिंग लोन पे मिला के दे रहे थे 15.5 लाख का। अब उसमें से कैपिटलाइज्ड हम कितना कर सकते हैं, अब जो बैलेंस रह गया वो P&L में राइट ऑफ होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि ये भी इसी से रिलेटेड है कि जैसे बोरोइंग ये लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव बोरोड फंड और इफेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर इनटू 100। अब हमने सबसे पहले निकालना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स कैसे आएगा, ये 40 लाख का 10% 4 लाख और 60 लाख का 15% 9 लाख, ये हमारा हो गया 13 लाख का हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। अब हमने सेकंड डिनोमिनेटर कैसे कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव बोरोड फंड कितने हैं हमारे 40 लाख प्लस 60 लाख, ये आ गया हमारा 100 लाख। और हमारा इफेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है 60 प्लस 50 प्लस 30, ये आ गया हमारा 140 लाख। इसमें से हायर है हमारा 140 लाख, तो ये ऐसे हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे। 9.28% तो निकला। अब ये रेट जो है वो ये जो एक्सपेंडिचर हुए हैं 60 50 और 30 लाख के, इस पे लग के हमारी जो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अब इस केस में जैसे नॉमिनली डिफरेंस था तो बैलेंसिंग फिगर ले ली लास्ट में। अब नेक्स्ट वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट
ईजी है, इस पे ध्यान देना। इसमें है कि हमने पूरे साल के लिए नहीं लिया होगा, हमने कुछ टाइम के लिए लिया होगा। जैसे इसमें हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब हमें फंड्स हमने कैसे रेस किए हैं, लोन लिया है 20 लाख का जिस पे 10% इंटरेस्ट रेट है। अब ये कब लिया है, ये लिया है ऑन 1 मई 2020। अब इस पे पहले इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 20 लाख इंटू 10% इंटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच लोन टेकन इंटू 8/12, ये आ गया 1,133,333। अब नेक्स्ट है 15% डिवेंचर्स लिए हैं 10 लाख के। अब ये हमने लिया है 1 फरवरी को, तो ये 11/12 इंटू 11/12 आके आएगा इसका 1,37,500। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये हमने निकाल लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड जो आया 270,833। अब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं इफेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव बोरोड अमाउंट। अब उसमें इफेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर जब हम इफेक्टिव बोरोड फंड, जब पहले हम इफेक्टिव बोरोड फंड जो निकालेंगे तो उसमें भी हम ऐसे पूरा 20 लाख या 10 लाख नहीं लेंगे। पिछले में 20 लाख 10 लाख ले रहे थे, उसमें भी ये टाइम फैक्टर अप्लाई होगा, 20 लाख इंटू 8/12 और 10 लाख इंटू 11/12। और इफेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर में भी जितने मंथ्स ये दिए हुए हैं इससे होगा। आगे देखते हैं हम। अब इफेक्टिव बोरोड फंड ये 10 लाख इंटू 11/12, ये बोरिंग लोन इंटू 8/12। इफेक्टिव एक्सपेंडिचर 25 लाख इंटू 8/12, जितने मंथ्स दिए वो कर लेंगे। अब इन दोनों में से इफेक्टिव बोरोड इफेक्टिव एक्सपेंडिचर में से हायर है 2.5 लाख, तो ऊपर हमारा आ गया एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड मीन्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, सॉरी न्यूमिनेटर में हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। ये फॉर्मूला बार बार देखना है, याद करना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एक्चुअल बोरोड फंड विच एवर इज हायर। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। अब इसका ट्रीटमेंट ये हम दे देंगे। अब इसमें भी टाइम फैक्टर सब में अप्लाई होगा कैलकुलेशन में, बस ये याद रखना है। अब आगे हमारे एडिशनल पॉइंट्स। सबसे पहला है कि ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स मतलब हम बाकी एसेट्स को उसमें ले आए हैं, उसकी प्रोडक्शन या उसकी कंजम्पशन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल इनटू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अब इस केस में क्या है कि जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं एसेट, उसकी करंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल को हम एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे और उसकी भी कैपिटलाइजेशन अलाउड है। अब आगे है टेम्पररी इनकम। टेम्पररी इनकम की अगर कोई इनकम जनरेट होती है फ्रॉम अनयूटिलाइज्ड बोरोड फंड, देन सच एन इनकम विल नॉट बी क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट बट इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट टोटल बोरोइंग कॉस्ट। हमारा 20 लाख का लोन है और उसमें से 2 लाख हम कहीं और यूज़ कर रहे हैं और उससे हमें इनकम आ रही है 4 लाख की, तो हमें जैसे 2 लाख का जो प्रॉफिट आया वो हम P&L में नहीं क्रेडिट करेंगे, वो एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट बोरोइंग कॉस्ट ही। उसकी एग्जांपल, उसके स्टेप्स आगे हैं। पहला स्टेप है वी हैव टू कैलकुलेट नेट बोरोइंग कॉस्ट। नेट बोरोइंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड माइनस टेम्पररी इनकम ऑन अनयूटिलाइज्ड फंड। सेकेंड है कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, नेट बोरोइंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय बोरोड फंड्स इंटू 100, और उसके बाद हम कैपिटलाइज कर देंगे बोरोइंग कॉस्ट ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज पर इफेक्टिव रेट, और जो रिमेनिंग बोरोइंग कॉस्ट हो वो P&L में जा सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्री पेमेंट प्रीमियम। इसका मतलब है कि अगर कोई पेनल्टी लगी हमारे पे या प्री पेमेंट प्रीमियम लगा, टू कंपनी ने लोन पहले पे कर दिया क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ रहा था या कहीं और सस्ता मिल रहा था, तो उस केस में पेनल्टी लगती है, प्री पेमेंट का प्रीमियम पे करना पड़ता है टू सेव द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ये जो एक्सपेंस होगा ये P&L में जाएगा उसी ईयर में, ये कैपिटलाइजेशन इसकी प्री पेमेंट प्रीमियम की अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट और प्रोग्रेस पेमेंट। अगर हमें कोई भी अमाउंट रिकवर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट और प्रोग्रेस पेमेंट तो वो एडजस्टेड होगी। एडजस्टेड मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो हमने एसेट पे किया है उसमें से माइनस हम ग्रांट की वैल्यू करेंगे वाइल कंप्यूटिंग द नेट एक्सपेंडिचर फॉर कैपिटलाइजेशन पर्पस। इसका मतलब अगर हमें 15 लाख का हमारा एसेट है और हमें 5 लाख की ग्रांट मिल गई तो हम 15 में से 5 लाख माइनस करके 10 लाख पे कैपिटलाइजेशन हम कैलकुलेट करेंगे। अभी लास्ट पॉइंट है
एक्सचेंज डिफरेंस अंडर पैरा 4E। अब ये इसका पहले कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हम एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट करेंगे फॉरेन करेंसी लोन पे। एज पर AS 11 हमें बैलेंस शीट डेट पे भी वैल्यू करना पड़ता है ना, तो हम एक्सचेंज लोन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। और जो वो होगा ये कैपिटलाइज्ड हो सकता है क्वालिफाइंग एसेट पे लॉस, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं। नोशनल सेविंग इन सब्जेक्ट टू नोशनल सेविंग इन इंटरेस्ट इफ बोरोइंग्स वर मेड इन इंडिया। इसमें बेसिकली एग्जांपल से ही समझ आएगा, वैसे एक बार एग्जांपल देख लो, ये स्टेप्स देख लो कि सबसे पहले अब मैं एक स्टेप करवाऊंगी और एग्जांपल में फिर वो। सबसे पहला है स्टेप 1, कैलकुलेट एक्सचेंज लॉस ऑन फॉरेन करेंसी लोन्स एज पर AS 11। AS 11 के हिसाब से सबसे पहले हमने एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट करना है। एक्सचेंज लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? फॉरेन करेंसी लोन एट क्लोजिंग रेट माइनस फॉरेन करेंसी लोन एट एक्चुअल रेट। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, फॉरेन करेंसी लोन हमने $10,000 का लिया है जिसका एक्चुअल रेट है 60 और क्लोजिंग रेट है 65। स्टेप 1 हमारा क्या है? हमने एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट करना है। एक्सचेंज लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ लोन एट क्लोजिंग रेट 1 लाख इंटू 65 माइनस लोन एट एक्चुअल रेट 1 लाख इंटू 60। एक्सचेंज लॉस हमारा आ गया 50,000। अब सेकंड पॉइंट है, हमें नोशनल सेविंग कैलकुलेट करनी है इन इंटरेस्ट इफ बोरोइंग्स वर मेड इन इंडिया। नोशनल सेविंग कैसे कैलकुलेट होगी? ये कैलकुलेट होगी नोशनल इंटरेस्ट एट इंडियन रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट एट फॉरेन रेट। इसी एग्जांपल में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नोशनल सेविंग इन इंटरेस्ट इफ बोरोइंग्स वर मेड इन इंडिया। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें क्या इंटरेस्ट पड़ता अगर हम इंडिया में लोन लेते। अब इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो 10%, तो हमें लोन कितना चाहिए? हमें लोन चाहिए, हमने लोन लिया था 60 इंटू $10,000, हमने 6 लाख का लोन लिया था। अब 6 लाख पर अगर हम इंडिया से लेते तो 10% ब्याज बनता, 6 लाख इंटू 10% 60,000। लेकिन हमने जब फॉरेन से इंटरेस्ट लिया तो उस पर हमें कितना ब्याज बना ऑन द क्लोजिंग डेट? $1,10,000 इंटू 65 क्लोजिंग डेट का हमने रेट लेना है इंटू 6%। अब हमने कितना बचाया है? हमने 21,000 बचाया है बाहर से लोन लेके। अगर हमें 21,000 बचता अगर हम इंडिया से लोन लेते, क्योंकि हमें 21,000 बचा है अगर हम बाहर से लोन ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया से लेते तो हमें 60,000 पे करना पड़ता, लेकिन अगर हमने जब फॉरेन से लिया तब हमें 39,000 पे करना पड़ रहा है। तो नोशनल सेविंग कैसे निकलेगी कि अगर हम इंडिया से लोन लेते तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता माइनस जब हमने फॉरेन से लोन लिया है तब हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ऑन क्लोजिंग डेट 21,000। लास्ट स्टेप होगा कि जो एक्स्ट्रा लॉस होगा वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन वो कौन सी अमाउंट कैपिटलाइज होगी? एक्सचेंज लॉस जितना हमें स्टेप 1 में जो हमने कैलकुलेट किया था, और नोशनल सेविंग विच एवर इज लोअर, मतलब स्टेप 1 और 2 में से जो भी लोअर है वो होगा। अब इस केस में एक्सचेंज लॉस हमारा 50,000 आया था और नोशनल सेविंग हमने ऊपर जो की वो 21,000 है, तो लोअर है हमारी 21,000, तो हम 21,000 कैपिटलाइज कर सकते हैं इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। सो एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फॉरेन करेंसी लोन्स, ये आ गया ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट 50,000 to 50,000। लेकिन सेकंड में क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिटेड, P&L अकाउंट डेबिटेड टू एक्सचेंज लॉस अकाउंट 21,000, 29,000, 50,000। 21,000 हमने कैपिटलाइज कर दिया, 29,000 हमारा P&L में चला गया। अब फटाफट ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। फॉरेन करेंसी लोन $10,000 पे लिया है, इंडिया का रेट 10% है, फॉरेन रेट 2% है, एक्सचेंज रेट एक्चुअल क्लोजिंग। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है हमने एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट करना है। एक्सचेंज लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? लोन सेट क्लोजिंग रेट क्या है? 52, 10,000 इंटू 52, लोन सेट एक्चुअल रेट 10,000 इंटू 50, हमें लॉस हो गया 20,000 का। अब हम नोशनल सेविंग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट पे। जो अगर हम इंडिया से लोन लेते हैं और बाहर से लोन लिया तो कितना डिफरेंस है? इंडिया से लोन लेते तो हमें ब्याज पे करना पड़ता 5 लाख पे 10%। अब हमने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया है 10,400, तो नोशनल सेविंग हमारी आ गई 39,600। अब जो एक्स्ट्रा हमने कैपिटलाइज कितनी अमाउंट कर सकते हैं? एक्सचेंज लॉस और नोशनल सेविंग विच एवर इज लोअर हमारी 20,000 है, तो एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फॉरेन करेंसी लॉस 20 है, और सारा का सारा इसमें हो जाएगा कैपिटलाइज, क्योंकि 20,000 ही हमारा लॉस था और 20,000 ही लोअर अमाउंट हुई, तो क्वालिफाइंग एसेट टू एक्सचेंज लॉस।
अब ये वही है कि अगर एक्सचेंज लॉस ज़्यादा है नोशनल सेविंग से, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा, तो एक्सेस लॉस P&L में रिटर्न ऑफ होगा। और अगर कोई एक्सचेंज गेन है अंडर AS 11 एट बैलेंस शीट डेट ऑन फॉरेन करेंसी लोन ड्यू टू डिक्लाइन इन एक्सचेंज रेट, देन इट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट विदाउट एनी डिस्कशन अंडर 4E। मतलब 4E में सिर्फ हम एक्सचेंज लॉस से ही ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एक्सचेंज गेन है तो इसमें AS 16 में कोई काम नहीं है। अब डिस्क्लोजर के आगे कि एंटिटी शुड डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट एंड एंटिटी शुड ऑल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर। थैंक यू।